जय हिंद दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स अपने आप में गजब, अपने आप में सुपर। जिस तरीके से चल रही है आज के दिन, लगातार कुछ ना कुछ अच्छा और बुरे तरीके की खबरें सुनने को मिल रही है। और जिस तरीके से यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया, चारा बनाया, देखने लायक सिचुएशन है। और उसके अंदर जिस तरीके से सिचुएशंस इधर की उधर डोलती जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको साफ नजर आएगा कि जो हथियार मतलब आज के दिन कहीं ना कहीं हथियार से लेकर गोला बारूद की सिचुएशन चल रही है। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है और खासकर इंडिया के ऊपर इस समय जबरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। कभी उनके डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी का बयान आता है, कभी डिप्टी होम सेक्रेटरी का बयान आता है, कभी खुद बाइडन का बयान आता है, कभी ब्रिटेन से बयान आता है, कभी हल्का फुल्का जर्मनी से भी बयान आ जाता है। और उसके बाद आज के दिन अब जो खबर आ रही है वो आ रही है अमेरिका के सेना प्रमुख की तरफ से बयान आ रहा है कि इंडिया रशिया से हथियार खरीद रहा है जो इंडिया के इंटरेस्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे न जाने कितने बयान आ रहे हैं और सब में कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इंडिया पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि हथियार मत खरीदो। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों इंडिया ने भी कहीं ना कहीं खुलकर जवाब दे दिया और हमारे रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक साफ कह चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ है। हमें कहाँ से हथियार खरीदने हैं, कहाँ से नहीं, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं, वो हम देखेंगे। आप हमें कोई ये नहीं बता सकता। आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। और यहाँ तक कि ऑयल खरीदने के नाम पे तो रशिया से ऑयल खरीदने के नाम पे तो यूरोपियन कंट्रीज को जिस तरीके से आईना दिखाया है और जिस तरीके से खबर आई कि मार्च के महीने में रशिया से जो ऑयल परचेज है अमेरिका की वो 43% बढ़ी है, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया और यूक्रेन वॉर के पीछे की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर सोचने पर दुनिया को मजबूर कर दिया कि असलियत में क्या ये जो देश यूक्रेन बर्बाद हो रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और नाटो का मामला है या कहीं ना कहीं हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला भी है। और सब चीज़ें इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी स्टडी टेबल जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, एनसीईआरटी की बुक्स और सब चीज़ें इस पर अवेलेबल है। जितना जल्दी आप इस पर पहुंचेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जिसे कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे सीयू सेट कहते हैं, टैट, ग्रेड 1, नेट जीआरएफ, सभी एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है अमेरिका। तो अमेरिका और रशिया के मामले में अगर हम जिस तरीके से भी देखते हैं तो अमेरिका इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है लगातार। और अमेरिका का कहना यह है कि आज नहीं तो कल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया को रशिया से हथियार नहीं खरीदने चाहिए। तो क्वेश्चन यहीं पर उठता है। और यहाँ पर अगर यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो यूपीएससी में इसी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि प्रेजेंट सिनारियो में कि क्या इंडिया की सॉवरेनिटी मेंटेन रह पा रही है, क्या इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, क्या भारत एक संप्रभु देश है। उसके बाद भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर कोई कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि फ्री जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया उस पर किस हद तक कामयाब हो पा रहा है, इसके ऊपर दिखाइए। तो रशिया के मामले में इंडिया ने जिस तरीके से स्टैंड लिए हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स मामले में हुए, चाहे रशिया के क्रिटिसिज्म मामले में हुए, चाहे ऑयल परचेज मामले में हुए, चाहे चाइना के साथ डील करने में मामले में हुए, इंडिया ने जिस तरीके से किया है, तो फॉरेन पॉलिसी के पैराडाइम शिफ्ट को देखेंगे, आर्म्स परचेज मामले से लेकर सब चीज़ों में, तो यहाँ हमारे को ऐसे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने को मिलेंगे जो यूपीएससी के मेंस में पूछे जा सकते हैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हूँ क्योंकि पीटी के मामले में आप सबको पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी अवेलेबल है। मेरा मेन फोकस हमेशा से मेंस के ऊपर रहा है। पीटी मेंस की प्रिपरेशन के अंदर अंदर ही कवर हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों कि सवाल ये उठता है कि इंडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि इंडिया हमेशा यहाँ न्यूट्रल, क्या इंडिया
न्यूट्रल रहना इसकी मजबूरी है। तो इसे आप मोटे तौर पर देखें कि कहीं न कहीं एक तरफ इंडिया के सामने अमेरिका एज़ अ पावरफुल कंट्री खड़ा रहता है, और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर आप दोस्तों देखते हो तो आपको पहले यूएसएसआर होता था, और अब उसके रिप्रेजेंटेड के फॉर्म में रशिया होता है, जो इंडिया के लिए एक सपोर्टर की फॉर्म में खड़ा हुआ है। और इंडिया हमेशा इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की पॉलिटिक्स करता है, और हमेशा ना तो किसी के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होता और ना ही किसी से खुलकर दुश्मनी मोल लेता। अपनी बैलेंस बनाकर चलने की शुरू से इंडिया की एक आदत रही है। ऐसे में अमेरिका का सबसे पहले इंडिया के ऊपर दबाव बनाना कि आप डोंट परचेज आर्म्स फ्रॉम रशिया, ये क्या मामला है? डोंट परचेज आर्म्स फ्रॉम रशिया, ये हमेशा से कोशिश करता रहा है अमेरिका कि इंडिया के ऊपर ये खुलकर दबाव बनाए कि अब रशिया के से आर्म्स मत खरीदो, रशिया से हथियार मत खरीदो। तो उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न देखिए, एक सबसे बड़ा रीज़न हमेशा से ये रहा है कि अमेरिका के अंदर है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर पूंजीवाद है, यानी पैसे वाले जो लोग हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, या तो पैसे वाले लोग हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो धनाधन पैसा इकट्ठा करती हैं, और कहीं ना कहीं वो ही पूरे देश की इकोनॉमी को चला रही होती है। और यहाँ पर कंपनियों को लेसेस फेयर यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, लेकिन जब तक ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो तब तक तो ठीक है, लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाता है जब ये कंपनियां बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो स्टेट पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करना शुरू कर देती हैं। और उस स्टेट पॉलिसीज़ को जब ये इम्पैक्ट करती हैं, यानी अब वो स्टेट पर दबाव डालना शुरू कर देती है कि भाई तुम जो भी पॉलिसी बनाओ वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, नॉर्मली डेमोक्रेसी के अंदर गरीब आदमी वोट देता है और अमीर आदमी देता है पैसे। गरीब आदमी देता है वोट और अमीर आदमी देता है पैसे, ये याद रखिएगा। अमीर आदमी के पास पैसा है और कंपनी के पास तो अथाह पैसा होता है, और खासकर वो कंपनियां तो इसीलिए आप नॉर्मली देखेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ दबाव पड़ा रहता है इन कंपनीज के ऊपर। और यही एक रीज़न है कि आज के दिन हमारी गवर्नमेंट, आज के दिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसको भी सूट बूट की सरकार से लेकर अडानी अंबानी की सरकार जैसे आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक मतलब ये आरोप लगते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है वो कॉमन मासेस के लिए नहीं बल्कि कंपनीज के लिए बना रही है। अब ऐसे में यहाँ पर जब तक नॉर्मल सिचुएशन है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कैपिटलिज्म आर्म्स इंडस्ट्री के अंदर चला जाएगा, तो आर्म्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका प्रोडक्ट कभी भी पीस पीरियड में तो यूज नहीं होता। हथियारों की जो इंडस्ट्री है वो कभी भी पीस पीरियड में इस्तेमाल नहीं होगी, ये समझ लीजिए। कारण उसका क्या है? क्योंकि हथियार, गोला बारूद जो हैं वो हमेशा वॉर में इस्तेमाल होंगे। अब अमेरिका के अंदर ये आर्म्स इंडस्ट्री जो है उसकी एक बहुत ज्यादा पावरफुल लॉबी है, और इसका आर्म्स इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट कंजम्पशन है उसे अगर आप देखेंगे, यानी हथियारों का जो प्रोडक्ट कंजम्पशन है, यानी उसके जो हथियार कंज्यूम हो रहे हैं, उसके जो हथियार कंज्यूम हो रहे हैं, अगर उन्हें देखें तो वो हथियार या तो आम आदमी खरीदे, कॉमन मासेस यानी आम आदमी। और यही रीज़न है कि जब हथियार आम आदमी खरीदेगा तो अमेरिका के अंदर बहुत आसानी से लाइसेंस बनाया जाता है कि भैया आप लाइसेंस बनवा लो और हथियार खरीद लो। इसीलिए अमेरिका के अंदर आए दिन आपको केसेस सुनने को मिलते होंगे कि छोटा बच्चा स्कूल में गन लेके गया और धनाधन गोलियां चला दी। छोटा बच्चा स्कूल में गन लेके गया, धनाधन गोलियां चला दी, और स्कूलों में आए दिन इस तरीके की हरकतें या समस्याएं आती रहती हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट कंजम्पशन होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों की कंट्रीज यानी देश खरीदेंगे। अब कंट्रीज कब खरीदेंगी? जब उनके अंदर वॉर
का एक फियर यानी डर होगा, और जब वॉर का फियर होगा यानी वॉर एक हिस्टीरिया क्रिएट हो जाएगा, युद्ध का एक डर पैदा हो जाएगा, युद्ध का एक डर पैदा हो जाएगा, तो वो फटाफट भागकर आर्म्स मार्केट में जाएंगी और हथियार खरीदना शुरू कर देंगी। अब हथियार तभी तो खरीदे जाएंगे ना, हथियार तभी खरीदे जाएंगे जब युद्ध होगा। तो इसीलिए ये जो आर्म्स इंडस्ट्री है अमेरिका की, ये हमेशा पॉसिबली, जैसे कि आरोप लगते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है कि भाई आप चाहें या ना चाहें कहीं ना कहीं वॉर में इन्वॉल्व हो, युद्ध में इन्वॉल्व हो। यही एक रीजन है। अगर आप, ये सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका को कभी भी आप देखेंगे वो दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में लड़ाई करता हुआ मिलेगा, और मजे की बात यह है वो जानबूझकर कभी भी ऐसी किसी बड़ी पावर से फेस टू फेस नहीं लड़ता जो जेन्युइनली बहुत बड़ी पावर हो। अगर अमेरिका को आप उठाकर देख ले तो 1945 तक या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने किसी भी बड़ी पावर से फेस टू फेस लड़ाई नहीं की है। यहां तक कि अमेरिका को जब भी कहीं दिखाई देता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री से उसे खतरा है या उस पर्टिकुलर कंट्री में उसे दिक्कत है, तो वो उससे सैंक्शंस वाली लड़ाई लगाने की कोशिश करेगा, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर ये कह देगा कि भैया आपसे हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं और आपकी जो इकोनॉमी है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और हम तुमसे लड़ाई नहीं कर रहे। जैसे रशिया, अगर आप देखें तो अमेरिका की पूरी किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं हुई कि रशिया के सामने आकर खड़ा हो जाए और सीधे सीधे लड़ दे। तो ये जो आर्म्स इंडस्ट्री है ये हमेशा गवर्नमेंट को किसी ना किसी वॉर में उलझाए रखना चाहेगी, ताकि अमेरिका खुद इन हथियार कंपनियों से बहुत सारा हथियार खरीदना शुरू करे, और दूसरा अमेरिका जानबूझकर ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करे कि वहां से हथियारों की डिमांड आनी शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे, और यही एक कारण है कि ये जितनी भी अमेरिकन गवर्नमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वॉर में हमेशा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उलझी रहती हैं। हमेशा वो किसी ना किसी वॉर में आपको उलझी हुई मिलेंगी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखें तो अमेरिका सबसे पहले उलझा कोरियन वॉर के अंदर। ये 1953-54 के आसपास आप देखते हैं तो कोरियन वॉर चल रहा था और लगातार चला, 50s के आसपास तक पूरा कोरियन वॉर चला। जब कोरियन वॉर खत्म हो गया तो यहाँ पर वियतनाम वॉर जो है उसके अंदर 1960 के आसपास से लगाकर और 1974-75 तक अमेरिका जो है इस कोरियन वॉर में उलझा रहा। जब इस वियतनाम वॉर में उलझा रहा और यहां दनादन भाई 15 साल तक हथियार, गोला बारूद सब चीजें इस्तेमाल हुई और खुलकर हुई। अब उसके बाद आप देखो कि जब पता लगा यहां बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और हार रहे हैं और ज्यादा सैनिक मर रहे हैं, तो उसके बाद 1979 से लेकर 1989 तक के आसपास का पूरा जो फॉर्म है, फेज है, वो अफगान वॉर के अंदर चला गया। अब 1989 से लेकर अगर आप आगे देखेंगे तो आपको यहां साफ नजर आएगा कि अमेरिका यहां भी नहीं रुका, इतना ही नहीं रुका यहां पर। यहां के बाद अमेरिका सूडान के अंदर 1999 के अंदर, उसके बाद सोमालिया जो है वो 1990s के अंदर पूरा सोमालिया चलाया। 1999 के अंदर सोमालिया के बाद सूडान के अंदर बिल क्लिंटन ने बम्बार्डमेंट की। उसके बाद 2001 के बाद दोबारा से अफगानिस्तान में घुस गए, लेकिन अफगानिस्तान से उतना फायदा नहीं हुआ, इसलिए 2000 के अंदर जब अफगानिस्तान गए तो 2001 में इराक में चले गए और 10 साल तक इराक में लड़ते रहे। जब 10 साल इराक की तरफ से डिमांड आनी बंद हो गई तो उसके बाद बराक ओबामा आते हैं और बराक ओबामा ट्यूनीशिया से लेकर, लीबिया से लेकर, इजिप्ट से लेकर, यमन से लेकर जो है अरब क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं अरब स्प्रिंग के नाम पर। और बीच में अरब वॉर से लेकर पता नहीं कितनी वॉर चालू रही। ईरान के साथ दुश्मनी बनाए रखो ताकि पूरा अरब वर्ल्ड के अंदर डर बना रहे। सीरिया को जलाए रखा।
और जब पता लगा कि 2018, 15, 16, 17 तक आते आते पता लगा कि यार अब हम सीरिया के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि वहाँ ज़्यादा हथियारों का कंजम्पशन नहीं हो रहा, 15, 16 के आसपास तक पता लग गया, तो उन्हें एक नया रीजन चाहिए था। नया रीजन जो है वो सोचिए यहाँ पर यूक्रेन क्रिएट हुआ। इस यूक्रेन ने रशिया को भड़काया और रशिया के भड़कने की वजह से ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देशों ने फटाफट हथियार खरीदने शुरू करे। पोलैंड ने फटाफट हथियार खरीदने शुरू करे। इसी तरीके से चाइना को भड़का रखा है। चाइना के मामले में दोबारा से साउथ चाइना सी में जितना पैसा है वहां पर हथियार बेचने की पूरी कोशिश है। सोचकर देखिए, जानबूझकर अमेरिका जानबूझकर किसी ना किसी देश को भड़का रहा होता है ताकि वहां हथियारों का कंजप्शन उसका देश खुद भी करे और साथ में उसके आस पड़ोस के जो देश है वो लगातार हथियार खरीदे, हथियारों की डिमांड बढ़ती रहे और हथियारों की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलना शुरू होता है। ये माना जाता है कि 2001 से लेकर और 2000 से लेकर 2008 के बीच तक अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ रेट 35% के आसपास थी, जो अपने आप में गजब है। 35% ग्रोथ रेट अमेरिका की हथियारों की कंपनी की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अपने आप में अलग ही लेवल का गेम है। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वेपन बायर जो है वो इंडिया है। सेकंड लार्जेस्ट वेपन जो बायर है या जो परचेज करता है वो इंडिया है। अब कई बार वो फर्स्ट भी होता है और सेकंड भी होता है। फर्स्ट कई बार सऊदी अरेबिया अगर कम ऑर्डर दे दे तो इंडिया नंबर 1 पे आ जाता है, इंडिया कम ऑर्डर दे दे तो सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे आ जाता है। लेकिन सऊदी अरेबिया की खास बात ये है कि ये जो सऊदी अरेबिया है ये अपने लगभग सारे वेपन्स अमेरिका से खरीदता है और अपने कुछ वेपन्स जो हैं वो अमेरिका के अलाइड नेशंस से खरीदता है, अलाइड कंट्रीज से खरीदता है। अब अंदाजा लगाकर देखिए, सऊदी अरेबिया सीधे सीधे कुछ वेपन्स खुद खरीद रहा है और कुछ अलाइड वेपन्स से, मतलब अमेरिका से खरीद रहा है, कुछ अलाइड कंट्रीज से। तो यानी सऊदी अरेबिया तो एक बहुत बड़ा कस्टमर है ही। इसी तरीके से आप देखोगे जापान एक बहुत बड़ा कस्टमर है, साउथ कोरिया जो है वो बहुत बड़ा कस्टमर है। इसी तरीके से आजकल एक कस्टमर बना रखा है ताइवान, जो बहुत बड़े कस्टमर के रूप में $100 बिलियन का वो जो है क्या नाम है रिक्वेस्ट भेज दिया। और भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2021 में एक अजीब सी सिचुएशन देखी गई और वो अजीब सी सिचुएशन 2021 के अंदर ये थी कि अमेरिकन जो वेपन इंडस्ट्री है उसके अंदर उसके बिजनेस में 21% का डाउनफॉल देखा गया, क्योंकि जो चाइनीज वेपन इंडस्ट्री है वो अपने सब सस्ते वेपन्स को अफ्रीकन से लेकर दूसरे कंट्रीज को अपने वेपन्स बेचती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अमेरिकन वेपन्स के डिमांड लगातार कम होती जा रही है और अमेरिका को इसी बहाने एक नया कस्टमर चाहिए। एक नया कस्टमर जो अफ्रीका के बहुत सारे, क्योंकि 10% के करीब दुनिया में जितने भी वेपन्स बिकते हैं उसका 10% के करीब इंडिया खरीदता है और उस इंडिया के 10% परचेज का 60%, आज भी 60% जो है वो रशिया से आता है। वो 60% जो है वो रशिया से आता है। तो अमेरिका की इस 60% ट्रेड डील के, मतलब 60% वेपन्स के डिमांड जो है इसके ऊपर एक नजर है कि कैसे भी करके ये वेपन्स की जो इंडस्ट्री है ये हाथ लग जाए और जबरदस्त लेवल पर अमेरिका इसको कैश करे। अगर ये सिचुएशन आती है तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका जो है वो रशिया से ऑयल से लेकर दूसरी जो इंपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे खुद करता है, सारे के सारे सामान खुद खरीदता है। लेकिन दूसरी मतलब रशिया से खरीद रहा है ऑयल से लेकर, सनफ्लावर ऑयल से लेकर बहुत सारी चीजें, और यूरोपियन कंट्रीज का तो 40% जो ऑयल एंड गैस है वो तो रशिया से ही आ रहा है। यानी वो लोग खुद तो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन मतलब खुद तो रशिया से किसी तरीके के रिलेशंस खराब ज्यादा से नहीं कर रहे, लेकिन रशिया से इंडिया के जरूर खराब करवाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की जो वेपन्स की डिमांड है वो जबरदस्त है। साथ में इंडिया की एक पोजीशन है, इंडिया जो है एक इस एरिया का
काफी पावरफुल कंट्री है। तो अगर चाइना को आप पूरे तरीके से काउंटर करना चाहते हो तो इंडिया का साथ होना जरूरी है, और होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये होल हार्टेड सपोर्ट दो तरीके से होती है। एक, अगर इंडिया के खुद के जो इंटरेस्ट्स हैं वो इस तरीके से हैम्पर हो रहे हो चाइना के थ्रू इस तरीके से हैम्पर हो रहे हो, या इस तरीके से जिसे कहते हैं नुकसान हो रहा हो कि इंडिया बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, और दूसरी तरफ रशिया अगर साथ में है चाइना के, तो इंडिया के साथ की पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया यहाँ रशिया और चाइना के फॉर्म में भी, अगर ये रशिया और चाइना वर्सेस अमेरिका प्लस अलाइड नेशन आ जाते हैं तो हो सकता है इंडिया यहां पर भी न्यूट्रल बना रहे। एक रीजन तो ये है। तो इंडिया जिस डिप्लोमेसी पे चलने की कोशिश कर रहा है उसमें चाइना से तो दुश्मनी है, लेकिन रशिया से एक बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखने के पीछे का लॉजिक ये है कि कल को अगर वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हो तो इंडिया अगर चाहे और पॉसिबिलिटी अगर किसी तरीके की बनी तो इंडिया एक न्यूट्रल स्टांस लेने में कामयाब हो जाए। और अगर इंडिया एक न्यूट्रल स्टांस लेने में कामयाब हो गया तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा, और यही एक रीजन है कि अमेरिका कुछ भी करके इंडिया और रशिया की दोस्ती तोड़वा देना चाहता है। दूसरा एक इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी है कि अगर आप अमेरिकन वेपन्स को देखेंगे तो अमेरिकन वेपन्स की खास बात ये है कि उन अमेरिकन वेपन्स को नो डाउट क्वालिटी उनकी जबरदस्त है, क्वालिटी जो है उनकी हाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और साथ में क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं तो मजे की बात यह है उनकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर रशिया को देखेंगे तो रशिया ने मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जो डेवलप की वो यूएसएसआर एरा की थी, यानी जो वो रिसर्च हुई वो रिसर्च जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग से हुई, जिस वजह से गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट फंडिंग के पैसे को प्रॉफिट में ज़्यादा सा इंक्लूड नहीं किया जाता। और यही एक रीज़न है कि रशिया भले ही नया एक्सपेरिमेंट ना कर पा रहा हो, रशिया भले ही नए एक्सपेरिमेंट या नए वेपन्स डेवलप नहीं कर पा रहा, नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहा, लेकिन जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी हद तक चीप है। दूसरा रशिया की खास बात इंडिया के फेवर में ये है कि इंडिया हमेशा एक चीज की तरफ ध्यान देता रहा कि भैया हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। हमें सेल्फ रिलायंट बनना है का मतलब ये है कि हमें कभी भी डिपेंडेंट नहीं बनना किसी भी देश के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम पूरे तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और अमेरिका फिर जैसा चाहे हमें नचाने की कोशिश करे। अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अपनी वेपन इंडस्ट्री डेवलप करनी है। उसके लिए भले ही हमें कम पैसे या ज्यादा एफर्ट करने पड़े, हो सकता है पैसे भी ज्यादा देने पड़े, हो सकता है और कोई दूसरी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और हम हथियारों के मामले में सेल्फ रिलायंट हो गए तो आगे आने वाले टाइम में हमारे को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इंडिया की पहले दिन से ये पॉलिसी रही है, और यही एक रीजन है कि हम रशिया के पास जब जाते हैं तो रशिया की खास बात यह है कि रशिया हमारे को वेपन्स देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात करता है कि वो हमें टेक्नोलॉजी भी दे देगा। अब जब वो टेक्नोलॉजी भी दे देगा तो एक बार को तो जैसे T-92 टैंक्स हैं, T-70 और T-92 टैंक्स, और ये ऐसे ही बहुत सारे दूसरे, जैसे अभी 303 वेपन्स आनी जो गन्स आ रही थी, राइफल्स, उनका डेवलपमेंट जो अमेठी में शुरू हो गया। तो एक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब ये है कि रशिया से हम हथियार लेंगे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में तो हथियार लेंगे, साथ में एक सर्टेन नंबर के बाद रशिया वो हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर कर देगा, जिससे हम उस वेपन को खुद बनाएं, अपग्रेड करें, और हो सकता है दुनिया को भी बेचे, नहीं तो खुद भी अपने लिए तो कम से कम बना ही लेंगे।
यानी हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। यानी अगर कल को हमारी रशिया से बिगड़ भी जाती है तो हम हर हवाई जहाज के लिए, हर छोटे छोटे पार्ट्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि हम खुद के लिए भी हवाई जहाज बना सकते हैं। ये जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस के लिए हमने रशिया से टेक्नोलॉजी ली, रशियन टेक्नोलॉजी काम आई, उसमें हमने दोनों ने मिलजुल कर काम किया। हालांकि रशिया के पास इसी कैटेगरी की एक बहुत अच्छी मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस इंडिया में डेवलप हुई और अब डेवलप हो रही है तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिलीपींस को दे दिया। तो मामला कहने का यह है कि रशिया बात करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, कि हम आपको एक तो सस्ते तो दे ही रहा है, साथ में टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, तो हथियार भले ही कमजोर क्यों ना हुआ थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि अपना है तो वो काम आ जाएगा। वहीं अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं करता। जैसे F-16 फाइटर जेट्स थे, F-16 फाइटर जेट्स किसको दे दिए? पाकिस्तान को दे दिए। अब जब भी पाकिस्तान की कंट्रोल करना होता है, और यही F-16 टर्की को भी दे रखे, अब टर्की को कंट्रोल करना था तो कहा कि F-16 तेरे को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। सोचकर देखिए, टर्की के तो वो विमान जो है वो खत्म हो गए। टर्की के जो वो वेपन्स हैं, वो जो क्या नाम है फाइटर जेट्स हैं, वो तो खत्म हो गए ना, क्योंकि स्पेयर पार्ट मिलेगा नहीं तो बेचारा उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, मिसाइलें नहीं देनी। तो टर्की जो है F-16 लेकर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। पाकिस्तान को धमकाया, डराया और ये कहा कि F-16 दे तो रहे हैं, लेकिन ये जो F-16 है ये हम जहां कहेंगे वहां इस्तेमाल होंगे और हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे ही पाकिस्तान को हड़काना था, स्पेयर पार्ट्स देने बंद, F-16 खड़े रहे। अब सुनने में आया कि बोइंग जो है F-16 का जो अपनी पूरी फैक्ट्री है वो इंडिया में लगाने के लिए बात कर रही थी, हालांकि MOU ही साइन हुआ था, अब बात कर रही थी। तो सोच कर देखिए, बोइंग F-16 को इंडिया में प्रोड्यूस करेगी, वो अपने वहां प्रोड्यूस नहीं कर रही। नतीजा उसका ये हुआ कि F-16 इंडिया में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडिया क्या पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर उसके फाइटर जेट्स के लिए इंजन या स्पेयर पार्ट्स देगा? आंसर है नहीं। और अगर नहीं देगा तो उसके तो फाइटर जेट्स वैसे ही खड़े रहेंगे। तो सोचकर देखिए ना, इंडिया शुरू से किस चीज के ऊपर कोशिश कर रहा है कि हमने अमेरिका के वेपन्स गिने चुने लेने हैं, हम वो वेपन्स तो ले लेंगे, कार्गो प्लेन्स वगैरह, जो कि ठीक है, अच्छे हैं और सब चीजें, लेकिन हम पूरे तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हमारे से बात नहीं करता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, रशिया हमेशा हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी बेचने पे रेडी होता है। जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, रशिया इंडिया के साथ काम कर रहा है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में, जिसमें हवाई जहाज जो है, प्लेन जो है, वो रेडार की फेवर में नहीं, रेडार की रेंज में नहीं आता, उसकी पकड़ में नहीं आता। लेकिन अमेरिका से अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अमेरिका F-35 जल्दी से देने को तैयार ही नहीं था। अमेरिका B-22 बॉम्बर जो है उसके बारे में बात ही नहीं करता। अमेरिका बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स के ऊपर बात नहीं करता जो देनी चाहिए। अमेरिका कुछ भी, किसी भी सामान को जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसको देने की बात ही नहीं करता। और यही एक रीजन है कि इंडिया भी भाई अपनी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम ज्यादा से किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहते। तो हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, और रशिया हमारी वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है और टेक्नोलॉजी दे देता है। तो क्यों जाए अमेरिका के पास, और नौकर थोड़ा बैठे हुए हैं यार। इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ऐसी धमकियां मिलती रहेंगी। धमकियां भी कई बार इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी जितनी है शायद उन्हें भी हमारी उतनी ही है। और हमारा विदेश मंत्रालय इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सोच रहा है, और हमारा विदेश मंत्रालय अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि अमेरिका पहले अपने किसी भी देश को हथियारों से लेकर हर चीज के मामले में अपने ऊपर डिपेंडेंट करेगा, फिर उसकी गर्दन दबाएगा। सऊदी अरेबिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सलमान, जो प्रिंस सलमान है, उसके ऊपर खाशगोशी के मामले के अंदर जो है वो मुकदमा भी चला रहा है, उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है, उस पर दबाव भी डाल रहा है, और प्रिंस सलमान को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखने के लिए उसको पुचकारने की भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि और सोचने वाली बात है, उसकी पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरी निकाल कर ले गया,
क्योंकि ईरान को खुश करना था। यानी अमेरिका की दोस्ती के ऊपर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका को ईरान से न्यूक्लियर डील करनी है। इसलिए सऊदी अरेबिया के अंदर जो पैट्रियट मिसाइल्स है उनकी बैटरी निकाल कर ले गया। नतीजा उसका यह है, हूती विद्रोही बड़ी ही थर्ड क्लास मिसाइलें अपने यहां से सना से चलाते हैं और सीधा सऊदी अरेबिया के रियाद और दूसरे शहरों के ऊपर जो है वो हमला हो जाता है और कुछ हो नहीं पाता। अमेरिकन मिसाइल्स रोक नहीं पाती, क्यों? उनके अंदर बैटरी नहीं है। सऊदी अरेबिया जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है और अमेरिका जिस तरीके से उसका बेड़ा गर्क कर रहा है, इंडिया को तो डरने की जरूरत है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट का सगा है, तो हम भी अपने इंटरेस्ट के सगे हैं। और ये चीज भारत बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा है कि भैया रशिया से वेपन्स लेंगे, बोलो क्या कर लोगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। यही पॉलिसी इस समय पर चल रही है। इसलिए जब भी आपको शोर दिखाई दे कि अमेरिका के इस मंत्री ने बयान दिया, उस मंत्री ने बयान दिया, ये कहा वो कहा और इसने ऐसे कहा कि भारत को नुकसान हो जाएगा, रशिया चाइना के साथ नहीं आएगा, रशिया चाइना का साथ देगा तो इंडिया क्या करेगा, तो भैया ये हमारी सरदर्दी है। हथियार होंगे हमारे घर में बन रहे होंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास हो गई तो हम दोनों से लड़ देंगे। अभी यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर एक शहर के ऊपर हमला किया। कौन से वाले हेलीकॉप्टर से किया? MI हेलीकॉप्टर से किया, जो रशियन मेड था। तो हथियार जो बनाने वाले का धर्म हो जाता और शक्ल थोड़ा ना देखता है, वो तो चलाएगा तो चलेगा, वो तो समय बताएगा कि रशिया किसका साथ देता है। हम तो सेल्फ रिलायंट हो, हम तो सेल्फ डिपेंडेंट हो, और कम से कम हमारे को पिटते हुए, यूक्रेन की तरह पिटते हुए हर टाइम अमेरिका और नाटो की तरफ ना देखना पड़े कि भाई साहब कुछ हथियार भेज दो, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है दोस्तों कि असलियत में अमेरिका जो है वो अलग ही लेवल की गेम खेल रहा होता है, और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से, और खासकर हमारे विदेश मंत्री जो है वो तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। पूरी जिंदगी उनकी इस विदेश मंत्रालय में बीती है, फॉरेन पॉलिसी में बीती है, तो वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं उसमें पूरा भरोसा बना के रहना चाहिए। ठीक है, तो रशिया के मामले में इतना बुरा नहीं है, रशिया जो कर रहा है वो अपने आप में ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन इस समय पर जो इंडिया का जो स्टांस है वो बिल्कुल ठीक है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं लेंगे और रशिया से खुल के लेंगे, जो तुमने करना है कर लो। क्योंकि बोइंग जो है ना इस समय पर, बोइंग वो अपने बहुत सारे फाल्कन और कौन कौन से प्लेन्स है वो इंडिया को बेचने की तैयारी में है। अब वो इंडिया और इंडिया के ऊपर दबाव बना के मजबूर कर रहा है कि अब लो। अब इंडिया क्या लेगा और क्या ना ले, तो वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।